हेलो डियर SBI PO एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग मेनली SBI PO के एग्ज़ाम पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि SBI PO में वैकेंसी आ गई है। SBI PO की 2056 वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग SBI PO एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसकी स्ट्रेटजी पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी हर साल जनवरी महीने के बीच में आती थी, लेकिन अब की थोड़ा सा वैकेंसी आपकी पहले आ गई है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वैकेंसी जल्दी आ गई है और इसमें लगभग 2000 वैकेंसी आपके पास है। 2056 वैकेंसी हमारे पास है। तो हर साल लगभग 2000 के आसपास ही वैकेंसी आती है। तो इस बार भी आपके पास 2000 की आसपास वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म लगभग सब लोगों ने भर दिया होगा और अभी भी डेट आपके पास है। 25 अक्टूबर तक आपके पास डेट है, इसको आप भर लीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। आज हम लोग मेन चीज़ों पर बात करेंगे कि हमें पढ़ाई कैसी करनी है कि हम पूरे मार्क्स ला सकें SBI PO के एग्ज़ाम में। देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर आप फॉर्म भर रहे हैं SBI PO का, तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको एग्ज़ाम का नेचर पता होना चाहिए कि SBI PO का जो नेचर है वो क्या है। और नेचर में अगर हम शुरुआत करें तो जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, यानी पहली बार SBI PO का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो सारी बातों को ध्यान से देखें। सारी बातों को ध्यान से देखने का मतलब कि एक डेट डिसाइड कर लें, एक अपना टारगेट सेट कर लें कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारी वैकेंसी कब आई है, कितनी वैकेंसी है, और उसको फॉर्म पूरा कंप्लीट करके भर लिया जाए। और उसके बाद फिर हम आगे की रणनीति पे बात करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए तो सारी बातें जानना जरूरी है और सबसे बेहतर तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप उसको देखें। चलो, तो हम लोग मेनली सबसे पहले तो बात करेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा व्यू जरूर मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का जो नेचर है, उसका जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है। हर बार की तरह वैसे ही है, तो कुछ चेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार मैं फॉर्मेलिटी जरूर करूँगा, जरूर इसको बताना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि SBI PO का रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो इसमें हमें क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो SBI प्रीलिम्स पर बात करेंगे। यानी अगर मैं बोलूं आपका जो पेपर होने वाला है वो कितने फेज़ में होने वाला है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सुन लीजिए। SBI PO का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 फेज़ में होगा। एक आपका SBI PO का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर आपका होने वाला है। उसके बाद तीसरा फेज़ होता है आपका इंटरव्यू, और तीनों फेज़ को मिला करके फिर हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है और कट ऑफ के बाद फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये सारे बच्चे समझ लें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में होगा, ठीक है। अभी मैं आपको नेचर दिखा दे रहा हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न दिखा दे रहा हूँ कि SBI PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है 2021 का। तो देख लीजिए। पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देख लीजिए, इसमें 3 तरह का आपका सब्जेक्ट यूज होता है। एक इंग्लिश, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक रीजनिंग, ठीक है। इसमें GA का पोर्शन नहीं आता है प्रीलिम्स में। अच्छी बात यह है कि इसमें ये नहीं आता है, 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप GA और नहीं पढ़ेंगे, करंट अभी नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में आपको मेंस में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको GA नहीं पढ़ना है। GA भी आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, और अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज आता है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 20 मिनट्स मिलता है। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मेरा पार्ट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोला जाता है। इसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी सब्जेक्ट के बारे में बाकी सब्जेक्ट के टीचर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे पहले समझ लो कि जो प्रीलिम का एग्जाम होगा उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 35 मार्क्स होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और इसके बाद आपके पास 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। साथ ही साथ रीजनिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको 20 मिनट का समय इसमें मिलता है। मतलब कुल मिला के कहा जाए 1 घंटे का समय है, 100 मार्क्स है और 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितने तरह के पार्ट आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और बता दें, यहीं पर थोड़ा सा समझ लिया जाए कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट अगर मैं बात करूं तो जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर महीने में
जा सकता है। ठीक है, नवंबर महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, तो यूँ कह सकते हो कि नवंबर महीने में अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ज़रूर हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर के महीने में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कुल मिला के मेरे पास कितना टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम आप समझ लीजिए कि आज से अगर मैं काउंट कर लूँ, अगर मैं आज से कर लूँ तो अक्टूबर आपका लगभग आधा बचा हुआ है, और नवंबर अगर मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट में होता है नवंबर में, तो हम ये मान के चलते हैं आपके पास 40 दिन का समय है। अगर मान लेते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाता है तो आपके पास 45 डेज़ का समय है। तो चलो मान के चलता हूँ मैं, आपके पास 40 से 45 दिन का समय है। इस 40 से 45 दिन में आपको SBI प्री एग्ज़ाम निकालना है, और अगर इस SBI प्री एग्ज़ाम में निकालना है, इसमें 3 चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, और इतना ही नहीं है, इसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। उसमें आपको 20 से 25 दिन, बहुत ज़्यादा 1 महीने का समय मिलेगा, और उसके बाद तुरंत आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में, मान लीजिए ये नवंबर है, दिसंबर के लास्ट तक आपका हो जाएगा, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि दिसंबर के लास्ट तक आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो एक बात मुझे बताइए, अगर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें कैसे पढ़ा जाए, तो इन 40 से 45 दिनों में आप कैसे पढ़ें कि हम प्री और मेंस हम पूरा कवर कर ले जाएं। तो याद रहे, प्री एग्ज़ाम के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, और मेंस में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो पूरा पूरा अभी आपका इसमें दिख ही नहीं रहा है, एक कंप्यूटर और एक आपका GA का पोर्शन, अभी उस पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे से बात याद रखिएगा कि आपके पास समय कम है, इस कम समय में हम कैसे अच्छा कर पाएँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 आउट ऑफ 35 कर पाएँ, बाकी सब्जेक्ट में हम इसको कैसे क्वालिफाई कर पाएँ, और साथ ही साथ हम मेंस भी कैसे निकाल पाएँ। आज हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज की क्लास में, हम लोग आज के सेशन में हम लोग मैथ्स पार्ट पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपके पास ये समय है, और ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो ज़रा एक नज़र डालते हैं मेंस पर। अगर मैं मेंस की बात करूँ कि भाई मेंस में क्या होने वाला है, तो देख लीजिए, मेंस का अगर आपको पेपर देना है तो आपका मेंस का पेपर ये दिसंबर में जाएगा। तो SBI PO मेंस पैटर्न 2021, तो मेंस का एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। रीजनिंग पार्ट तो आएगा ही आएगा, साथ साथ इसमें कंप्यूटर भी जुड़ जाएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके 45 क्वेश्चन होंगे टोटल, 60 मिनट आपको मिलते हैं, 60 मार्क्स का होगा, 60 मिनट यानी पूरा पूरा 1 घंटे का आपको समय मिलता है इसमें। दूसरा आपका है डेटा एनालिसिस, इस पे थोड़ा सा मैं जोर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। डेटा एनालिसिस यानी जिसको हम बोलेंगे, इसको DI या डेटा एनालिसिस बोला जाता है। मतलब मेंस के पेपर में आपको पूरा पूरा आपका समझ लीजिए DI का ही पैटर्न होगा। ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे कि पूरा पूरा DI अगर होता है तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, 60 नंबर का आपका जो है ये पेपर होगा, यानी आपका जो सेकंड डेटा एनालिसिस का पोर्शन है, यानी मैथ्स का पोर्शन है, 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मार्क्स होंगे 60, यानी इसका वेटेज ज़्यादा है, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, 45 मिनट्स का, इतने टाइम में आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें जनरल इकोनॉमी आ गई है, बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी आपको पढ़ना है। अब ये मेंस में इंक्लूड हुआ है, प्री में नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको अभी से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके पास समय कम रहेगा, निश्चित तौर पर आपके पास समय कम रहेगा, इसलिए अभी से ही आप शुरुआत से ही इसको भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपका आएगा 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होंगे, और इसमें 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्री में भी आता है, मेंस में भी आएगा। इसमें 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और 35 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है इंग्लिश का, और इसमें आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कुल मिला के अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 155 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनका टोटल मार्क्स होगा 200 का, और आपके पास समय होगा कितने का, 3 घंटे का। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 3 घंटे का पूरा ये पेपर होगा। ठीक है, एक पार्ट इसी में और जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसी के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया आपको लिखना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और ये इंग्लिश पार्ट है, ये इंग्लिश वाले सर आपको बेहतर बताएंगे कि आपको इसमें कैसे करना है, लेटर ऐसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का टेस्ट होता है, और इसके लिए आपको मात्र आधे घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों पूछा जाता है, इसका वेटेज क्या है, इसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे, इंग्लिश वाले सर आपको बखूबी समझाएंगे। तो ये मैंने आपको एक दिखाया, एक व्यू दिखाया
कि आप समझे रहिए कि मेंस का पेपर में क्या क्या आने वाला है, कैसे होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। एक और पार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे हम लोग कि भाई पिछले साल के कट ऑफ पर। देखो, जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं, यानी हम कोई पेपर देने जाते हैं, तो उस पेपर के बारे में हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, पिछले साल के पेपर कैसे आए थे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का नेचर क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या थे। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप पिछले साल के कट ऑफ पर भी थोड़ा नज़र डालें कि आपका पिछले साल का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे कहाँ तक मार्क्स लाने हैं। ठीक है, बाकी बाकी कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल पर। अगर मान लो किसी साल वैकेंसी में आई और एग्ज़ाम हुआ और उसमें अगर मान लो पेपर टफ आ गया तो फिर कट ऑफ नीचे चला जाएगा, और अगर पेपर थोड़ा इजी हुआ है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन आमतौर पर ये मान के चलिएगा इसी के आसपास कट ऑफ हर साल रहता है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो SBI PO कट ऑफ पिछले साल की बात हो रही है, 2020-21 में जो पेपर हुआ था, आई थिंक इसका जनवरी में पेपर हुआ था, दिसंबर जनवरी में प्री का आपका प्रीलिम्स की बात हो रही है। तो देखो, प्रीलिम्स में कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, मेन कैटेगरी देख लेते हैं। जनरल की जो कैटेगरी है उसमें आपका कट ऑफ गया था 58.5। ठीक है, 58.5, ये इतना कट ऑफ अगर आपका है जनरल में तो आप समझो पास माने जाएंगे प्री में, यानी मेंस के लिए एलिजिबल है। OBC में अगर आपका 56 नंबर आया होगा तो माना जाएगा कि आप मेंस के लिए गए थे। ठीक है, EWS में अगर है कोई तो 56.75 है। SC कैटेगरी का अगर कोई है तो वो 50 मार्क्स अगर लाया होगा तो वो मेंस दे सकता है, और अगर SC कैटेगरी में कोई है तो वो 43.75 मार्क्स लाया होगा तो हम ये बोल सकते हैं कट ऑफ क्लियर किया है, यानी वो मेंस का पेपर दे पाया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कैटेगरी बता दी है कि इतना तक आपको पिछले साल का ये आपका व्यू था, इसको देख लीजिएगा, एक माइंडसेट किए रहिएगा। ठीक है, समझे रहिएगा। आगे की बात कर लें, अगर हम मान के चलते हैं कि हमें मेंस भी देना है इस साल, जो कि देना ही देना है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो जरूर देंगे मेंस का पेपर। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमें मेंस में बैठना है इस बार, तो एक थोड़ा सा आइडिया जरूर रहना चाहिए कि आपका जो मेंस का पेपर होगा उसका कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ था, देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 88.93 था। ठीक है 88.93 था, और OBC का जो कट ऑफ था वो 80.96 था। EWS का 84.60, और SC कैटेगरी में जो आते हैं उनका 73.83 था, और ST कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में 66.86 कट ऑफ गया था। तो एक नज़र आप इसको देखे रहिएगा कि आपका मेंस का कट ऑफ कहाँ तक गया था। ठीक है, चलिए इंटरव्यू का कट ऑफ एक नज़र डाल लेते हैं कि इंटरव्यू में पिछली बार कट ऑफ कहाँ तक गया था, इसकी बात हम जरूर करेंगे। चलिए, तो अगला इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। देखो SBI PO इंटरव्यू की बात कर लें, इसका कट ऑफ क्या गया था, आउट ऑफ 50 नंबर का होता है आपका जो इंटरव्यू, उसमें कितना गया था, यानी जनरल कैटेगरी में 20 नंबर और OBC में 17.5, यानी अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं 17.5 मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ 50, तो मान के चलिएगा आप इंटरव्यू में पास हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बातें बनती है। EWS में अगर आप आते हैं तो आपको 20 मार्क्स लाने थे मिनिमम से मिनिमम। SC में अगर आते हैं तो आप 17.5, इसका भी कट ऑफ सेम था OBC के बराबर, और ST का भी 17.5 था। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में आप इतने नंबर लाए होंगे तो मान के चलिएगा कि आप इंटरव्यू पास माने जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट बना होगा। ठीक है, ये पिछले साल का हमने एक व्यू देखा है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, एक बार इसको जरूर दिमाग में बैठाना है कि आप ये जानते रहिए कि पिछले साल के पेपर में कहाँ तक बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अच्छा एक नज़र फाइनल कट ऑफ पे भी डालते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या था भाई, देख लेते हैं। फाइनल कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइज के बाद 100 पे कितना आया था तो आउट ऑफ 100 में फाइनल कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फाइनल कट ऑफ, और ये पिछले साल का पेपर है, यानी 2020 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जनरल कैटेगरी में जो आते हैं अगर वो 51.23 हैं तो समझो वो फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था, 51.23 पे हुआ था। OBC में 45.09, और EWS में 45.35, और SC में अगर आप आते हैं तो 44.09 पे सिलेक्शन हुआ था, और अगर ST पे कैटेगरी में आते हैं 41.87 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये रहा थोड़ा सा कट ऑफ और एग्ज़ाम का पैटर्न जो मैंने आपको
दिखाया और थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आप इसको ज़रूर एक बार देखे रहें कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और पिछले साल के कट ऑफ क्या क्या गए थे। ठीक है चलो, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर एक अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट जो मेरा था यहाँ पे, इस पे बात करेंगे हम लोग। देखो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया है कि आपका जो प्री का पेपर होगा। अब मैं सीधे सीधे मैथ्स की बात करने जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं केवल मैथ्स की यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। यानी अब हम लोग केवल और केवल मैथ्स की मैं बात करूंगा कि मैथ्स में ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग प्री में 35 आउट ऑफ 35 निकालें और हम लोग मेंस में भी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस तरीके से पढ़ना होगा इतने कम समय में कि हम मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये आपके पास मैंने कुछ पॉइंट्स लेके मैं आया हूँ। इन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। अगर इतने पॉइंट्स पर आप कुछ फोकस कर लेते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा बेहतर कर पाएँ। लेकिन उस पर जाने से पहले, इस पर आने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, बैंकिंग एग्ज़ाम जब भी होता है, चाहे वो IBPS हो चाहे SBI हो, इसका टाइम बहुत कम होता है। जब भी वैकेंसी आती है तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, प्री का। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों के पास समय कम रहता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पाता हूँ कि 2 तरह के बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं। एक ऐसे बच्चे जिनको पहले से पता है कि वैकेंसी हर साल आती है, इस साल भी आएगी, और वो पहले से तैयारी करते रहते हैं। और एक ऐसा बच्चा होता है जो वैकेंसी देखने के बाद डिसाइड करता है कि हाँ मैं भी इस बार SBI की तैयारी करूँगा या मैं बैंकिंग की तैयारी इस बार करूँगा। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए पहले बोलता हूँ कि जो बच्चे अभी नया स्टार्ट किए हैं, यानी अगर मैं बोलूँ, स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका न्यू फ्रेशर बच्चा और एक आपका ओल्ड यानी जो पुराना बच्चा है। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, अगर उनके लिए मैं बात करूं कि जो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन कंपेयर टू ओल्ड स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट के मुकाबले। ठीक है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा इस पर मैं बात अभी करूँगा। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले से SBI की तैयारी कर रहे थे, पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो पिछले बार SBI के एग्ज़ाम में बैठे हों और वहाँ पर उनका अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो वो इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको पहले से SBI का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए सो गुड है, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा चांस है। और जो बच्चे अभी एकदम फ्रेशर हैं, नए हैं, उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी इन पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया। चलो, अब अगली बात करते हैं। देखो, स्ट्रेटजी में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए जिस पे हम लोग फोकस करें तो बेहतर कर सकते हैं। अब इनको मैं आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो, ये उन बच्चों के लिए भी है जो पुराने हैं और जो नए हैं, दोनों लोगों के लिए है ये बात। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है सबसे पहला कि एनालिसिस ऑफ SBI PO क्वेश्चंस, ये पहला पॉइंट है। मतलब अगर आप SBI PO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है, नोटिफिकेशन वगैरह तो आपने देख लिया, एज लिमिट क्या है, फॉर्म क्या है, कितनी वैकेंसी है ना, ये सब आपने समझ लिया, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न आपने समझ लिया। अब जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है मैंने फॉर्म भर दिया है और मुझे सब बातें समझ में आ गई हैं, अब मुझे सब्जेक्ट के बारे में समझना है, मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे अच्छा पढ़ूँ। तो सबसे पहली बात कि आपको एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए किसका, SBI PO क्वेश्चंस का। यानी पिछले साल जो SBI PO का पेपर हुआ था या उसके पहले हुआ था या उसके पहले हुआ था, उन पेपर का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आप उनको पहले एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए। उससे क्या मालूम चलेगा आपको ये मालूम चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा, जैसे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो आपको मैथ्स में ये मालूम चलेगा कि मैथ्स में जितना मेरा पूरा कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसमें मेरे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या आसान सवाल आए हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस आए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, नेचर क्या है क्वेश्चंस का पूछने का। ठीक है, इसका आपको बखूबी आइडिया मिल जाता है। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हें आइडिया होगा, जो नए बच्चे हैं वो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर 1-2 मॉडल पेपर देख लें, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनकी बात बहुत गहराई से आपको समझनी है। दूसरा, जब आप ये समझ जाते हैं कि भाई हमारा जो पेपर है वो किस तरीके से हमने देख लिया, तो आपको उन पूरे कोर्स में से, पूरे सिलेबस में से आपको पहले तो कुछ सेलेक्ट करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जहां से हम नंबर उठा सकते हैं, इन पे मैं अभी बात करूंगा, आपको थोड़ा समझाता हूं। तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बहुत जरूरी है कि अगर आप प्री करने जा रहे हैं तो उन सारे टॉपिक को उठाइए जो प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। मेरी बात फिर से समझिएगा, आप मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेंस का पेपर आपको देना है, ये मान के चलिएगा, ये मान के मत चलिए कि मुझे खाली प्री निकालना है और बस, या निकला नहीं निकला। अगर आप तैयारी करने आए हैं, वाकई में आपने डिसाइड किया कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप एसबीआई और पीओ का और मेंस का दोनों का पेपर साथ साथ लेके चलेंगे। और अगर मेंस में हमारे पास टाइम कम है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास जो प्री में हमारा जो पूरे टॉपिक हैं मैथ्स के, उनमें उन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे जो टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आते हैं। उन टॉपिक पे पहले हमारी कमांड होनी चाहिए और जहाँ से हमें नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो टॉपिक कौन कौन से हैं एक हल्का सा व्यू में देता हूँ आपको, पहले समझ लीजिएगा। देखो, मैथ्स का जो पूरा आपका टॉपिक है उसमें मैं सबसे पहले बता दूं, आपको परसेंटेज और रेशियो, जिसको अनुपात बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। इसमें तो आपको पूरा कमांड हासिल होना चाहिए। बिना इसके आप ना तो डीआई सॉल्व कर पाएंगे और ना ही कोई टॉपिक आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा बेस हो गया, यानी बेस टॉपिक ये आपका है, ये आपका बेस टॉपिक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आप ये समझे रहिएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जिसको मैं बोल सकता हूं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत तेज होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना हो, चाहे प्रैक्टिस करिए, चाहे ढेर सारे सवाल लगाइए, कैलकुलेटर आज से ही छोड़ दीजिए, मोबाइल में कैलकुलेटर चलाना आज से ही छोड़ दीजिए और आप अपना कैलकुलेशन तेजी से करिए। ठीक है, तीसरी बात, ये तो हो गए आपको। इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब मैं पूरा सिलेबस नहीं लिखवाऊंगा, बस मेन टॉपिक बता दे रहा हूं। इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आपके 5 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको जरूर पढ़ना है और इससे आप 5 क्वेश्चन उठा सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया। चौथा, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पक्के होते हैं। तो नंबर सीरीज पे आपको पकड़ बनानी है, नंबर सीरीज जरूर करिएगा। नंबर सीरीज मेनली 2 तरह का देखा जाता है, एक आपका सॉरी मिसिंग टर्म और एक आपका देखा जाता है रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा टफ होता है और मिसिंग आपका थोड़ा आसान होता है। तो याद रखिएगा, आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि मैं बाद में बना लूंगा या ऐसे कर लूंगा। आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आज से ही बनाने हैं। रोज डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, कहीं से भी उठाइए। 5 क्वेश्चन कम से कम आपको डेली सॉल्व करना है नंबर सीरीज के। ये मत सोचिएगा इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, और एक बात नंबर सीरीज में 5 के 5 क्वेश्चन कर पाना थोड़ा टफ होता है, वो भी किसमें, एसबीआई के एग्जाम में, और वो भी किसमें, पीओ में। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 5 के 5 क्वेश्चन आप पूरा नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आपको मिल जाता होगा जो आपको कहीं ना कहीं आपका टाइम खराब करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक से पढ़ के जाएंगे तो औसतन इस पे 3 क्वेश्चन हर आदमी बना लेगा। 3 क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, इतना टफ नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं टफ। 5वां, जो कि मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डीआई, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई कई तरह का होता है, तो आपको डीआई पे फोकस करना है। और यहाँ से मैं बता दूं कितने क्वेश्चन आएंगे प्री में आपके, यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं तो कहूँगा 15 क्वेश्चन बहुत आराम से मिलेगा आपको देखने को। यानी अगर मैं केवल इन्हीं 3 टॉपिक की बात कर लूँ, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और डीआई, 15, 5, 20 और 25, तो 25 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जा रहा है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं वो आपके मिसलेनियस यानी अलग अलग टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि हम प्री का एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं, प्री के एग्ज़ाम में हम ऐसे पढ़ लेते हैं और प्री का एग्ज़ाम हमारा निकल जाता है, तो इन टॉपिक को पढ़ के तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत पढ़ के प्री निकाल सकते हैं। लेकिन मेंस का जब पेपर देने जाएंगे तो मेंस के पेपर में आपको डेटा एनालिसिस और डीआई पर ही सवाल पूछा जाएगा। और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो डीएस का हो, चाहे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे डीआई का हो, वहाँ पर आपको टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अगर वो किसी भी टॉपिक से आपसे सवाल पूछ लेता है और वो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो आप वहाँ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेंस को टारगेट करते हुए हम ये मान के चलते हैं कि आपको इन सब टॉपिक को भी, अरिथमेटिक वाले टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन शुरुआती दौर में आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये टॉपिक भी आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे ज़्यादा सवाल बनते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अगला पॉइंट मैं लेता हूँ। चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन आपको परसेंटेज रेशियो पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए और किस पे, कैलकुलेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस ऑन योर स्टडी। पहली बात तो ये चीज़ बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने स्टडी पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है, हम शुरुआत में सोचते हैं कि हम तैयारी करेंगे, बहुत लग के पढ़ेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो एक बात मान के चलिएगा, जितने भी काम हो सबको किनारे कर दीजिए और ये मान के चलिएगा कि अगले 2 महीने तक आपको कुछ भी बहुत ज़रूरी काम नहीं हो तो उसको आपको नहीं करना है और पूरा पूरा फोकस करना है किस पे, स्टडी पे। यानी ये मान के चलिएगा जितना भी टाइम आपको मिलता है पूरा टाइम आपको पढ़ना है, पूरे टाइम आपको स्टडी करनी है। चाहे आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो भी आप अपना मोबाइल में PDF में अपने क्वेश्चंस को, अपने वीडियो को लोड कर लें और उसको आप रास्ते में देखें। इस 2 महीने में आपको कुछ भी नहीं करना सिवाय पढ़ाई के, ठीक है। इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बात बहुत ज़रूरी है। आपको अगर स्पीड और एक्यूरेसी पे कमांड नहीं बनेगी तो आप क्वेश्चन तो करके आएंगे लेकिन गलत करके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग से आपको दूर रहना है। मतलब कहने का ये है, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, ज़्यादा पढ़ने से बढ़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी। और एक्यूरेसी का मतलब आप क्वेश्चन गलत ना करें। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके लिए क्या करना है, पहले खूब प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारिए और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करिए। गलती करना गलती नहीं है, गलती को रिपीट करना गलती है, इस बात को याद रखिए। और गलती कब करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जब ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, तभी गलतियां निकल के आएंगी। और जितनी गलतियां आएंगी उनको आप हटाइए, उनको खत्म करिए और उन पे स्टार बनाइए कि ये गलती मुझसे हुई थी, अब ये दोबारा ना होने पाए, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट, तो मैं बोलूँगा आप कुछ शॉर्ट नोट ही बनाइए जरूर। बहुत टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा रजिस्टर बनाएंगे, अच्छा सुंदर सुंदर, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे उसको अपने शॉर्ट हैंड में, अपने हिसाब से, अपने कोड में आप उसको नोट्स बना लीजिए और उसको लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एक छोटा सा नोट आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाना पड़ेगा, अपने लिए बनाना है, ठीक है। अच्छा, अवॉइड इररिलेवेंट क्वेश्चन। कभी कभी बच्चा, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बैंकिंग की या SSC की या किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की तैयारी करते रहते हैं उस पर आधारित प्रश्न, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे हट के वो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे ने इनको दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया कि देखो यार इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, और वो उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो इतने कम समय में कोई भी फालतू क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी दोस्त, कोई भी कुछ भी अगर आपको देता है ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मेरे एग्जाम के पॉइंट से ठीक नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कोशिश ये करें कि कम से कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, क्योंकि पूरा पूरा कंपटीशन टाइम मैनेजमेंट का ही है। इस बात को आप स्टार बना लीजिए कि आज की डेट में जो भी कंपटीशन चल रहा है वो केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। जो बंदा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा वही हीरो है, वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। इस बात को भी आप मान के चलिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, गो फॉर टेस्ट सीरीज आफ्टर 10 to 15 डेज। तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि अगर आपके पास 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, SBI PO अगर आपको देना है प्री का एग्ज़ाम, तो आप अभी से टेस्ट सीरीज मत दीजिएगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत दीजिएगा। पहले लग के 10 से 15 दिन तक खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीज़ों को, जितना भी आपने पिछले 1 साल में पढ़ा होगा। क्योंकि होता क्या है, जब वैकेंसी आती है तब हमारा एनर्जी बूस्टअप होता है। जब तक वैकेंसी नहीं आ रही थी तब तक जो हम पिछला पढ़े थे उसको हम बहुत हल्के में लिए रहते हैं, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं। लेकिन अब वैकेंसी आ गई तो अब आपको उसको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले आप 10 से 15 दिन में जो कुछ पढ़ना उसको पढ़िएगा, पुराने स्टूडेंट उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। अगर आप पहले से टेस्ट सीरीज पे चले जाते हैं तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज का मेनली आज का सेशन हमारा ये
मैथ्स पार्ट डिस्कस करना नहीं है। हमारा सेशन का मतलब खाली इतना था कि मैं आपको ये बता पाऊँ या ये बताने की कोशिश करूं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कम समय है, तो कम समय में हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स पर अगर आप फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्री प्लस मेंस दोनों को आपको लेके चलना है। वो टॉपिक जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है और कोशिश ये करनी है कि इन 10 दिनों में, शुरुआत के 10 दिनों में मेंस का भी आप शुरुआत में पढ़ते जाएं और जब लास्ट में आता है एग्जाम तब आप प्री पे पूरा फोकस करें। ठीक है, चलिए तो बस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।